बैक फ्रेंड्स, दिस इज मनसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितने भी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन आउट करते हैं और कैसे उनकी मेटाबॉलिज्म चलती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है। तो कौन कौन सी है? पहला है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर होते हैं जैसे कि लैक्टेट है, ग्लिसरॉल है, पायरुवेट है, इनसे ग्लूकोज कैसे बनता है, तो इस प्रोसेस में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अगला है सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बनता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन। अब उसके बाद पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो इस पाथवे के थ्रू हमें जो एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि NADPH है ये प्रोवाइड किया जाता है और राइबोज 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी मिलता है जो कि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद है ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे। इसमें क्या होता है? जो हमारे दो एसिटाइल कोएंजाइम ए होते हैं उनसे एक सक्सिनेट मॉलिक्यूल बनता है। तो हम इन्हीं सभी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड आई होप यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में जानते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो दो शब्द बनते हैं इससे। ग्लाइको मीन्स क्या होता है? स्वीट, और स्वीट यानी कि कार्बोहाइड्रेट। और लाइसिस का मीन्स क्या होता है? ब्रेक। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट यहां हम कौन सा लेके चल रहे हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, एक मॉलिक्यूल जो होगा ग्लूकोज का, इसका होगा ऑक्सीडेशन, या हम बोले ये होगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये टूटेगा, दो मॉलिक्यूल बनाएगा पायरुवेट के। इसमें कार्बन कितने अमाउंट में होते हैं? 6, C6H12O6, और जो पायरुवेट बनता है, एक पायरुवेट में कार्बन हमारा 3 प्रेजेंट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम डिफाइन करें क्या होगा? इट इज द प्रोसेस इन विच वन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है किन एनिमल्स में होती है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर इट मे बी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सभी में ही ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो इसी वजह से ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें भी हो सकता है। अब उसके बाद कि ये तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ होता है? तो जो सेल होती है, सेल के साइटोसोल में ये प्रोसेस होती है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस को हम एम्डेन-मेहॉफ पाथवे भी बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है जो कि हम EMP पाथवे भी बोल सकते हैं। कभी क्वेश्चन EMP पाथवे करके भी ग्लाइकोलाइसिस से आ जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। EMP यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के बारे में ही पूछा गया है। अब ये जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है, इसमें ऐसा नहीं होता कि ग्लूकोज से डायरेक्ट पायरुवेट बन जाता है। नहीं, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के लिए पूरे 10 स्टेप्स होते हैं, यानी कि 10 स्टेप होते हैं एक से, और जो 10th प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है हमारा क्या? पायरुवेट बनता है।
इसमें एक ही तरह के एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, हर स्टेप में अलग अलग तरह का एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो मल्टी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस में हमने बोला 1 से 10 तक स्टेप्स होते हैं, तो शुरू के जो 1 से 5 तक स्टेप होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुरू के जो 1st से 5th तक स्टेप्स होते हैं इसमें एनर्जी का यूज किया जाता है, यानी कि जो एनर्जी होती है इसमें एनर्जी का यूज किया जाता है। प्रिपरेटरी का क्या मतलब है? बनना। अब कोई भी जो चीज बनेगी तो उसमें क्या होगा? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो शुरू के 1st से 5 तक जितने भी स्टेप्स होते हैं उनमें एनर्जी इन्वेस्ट होती है, यानी कि एनर्जी यूज की जाती है। अब जो उसके बाद के जो 10 तक स्टेप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। तो इन स्टेप्स में क्या होता है? एनर्जी बनती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। तो शुरू के 5 स्टेप में एनर्जी इन्वेस्ट होती है और लास्ट के 5 स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। तो कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th वन। इसमें क्या होता है कि जो एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज से लास्ट में 2 पायरुवेट बनते। स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं ये हम देखते हैं, कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप की बात करते हैं जिसमें कि ग्लूकोज किस में चेंज होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सभी को अच्छे से पता होना चाहिए ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर होता है। कार्बोहाइड्रेट में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज किस में चेंज होगा? अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के जो 6th कार्बन होता है, 6th कार्बन कौन सा होता है? ये। तो 6th कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह फॉस्फेट आ जाता है और इसी तरीके से इसका नाम रखा गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो रिएक्शन होती है ये किस एंजाइम की मदद से होती है? ये होती है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से होती है। अब ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। हेक्सोकाइनेज को कन्वर्ट करने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, वो क्या है? Mg2 पॉजिटिव या फिर Mn की जरूरत होती है। अब क्योंकि इसमें फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? वो मिलेगी एटीपी से, यानी कि एटीपी ब्रेक डाउन होगा और एटीपी ब्रेक डाउन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, यानी कि एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का क्या मतलब होता है कि ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कि जो केमिकल कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला तो सेम रहता है, यानी कि हम बोले नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये तो सेम रहते हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे कि आइसोमराइजेशन को बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आपने कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ा होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या होता है कि ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डोज, और फ्रुक्टोज में होता है कीटोज। बाकी फॉर्मूला सेम होता है दोनों का C6H12O6, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इसमें इस स्टेप में आइसोमराइजेशन प्रोसेस ही होता है जिसमें कि जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये चेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं ग्लूकोज है तो एल्डोज फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, फ्रुक्टोज है ये तो कीटोज फंक्शनल ग्रुप में। प्रोसेस होती है ये फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम की मदद से होती है। एंजाइम का नाम हम वैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें फॉस्फेट है तो फॉस्फो। अब क्योंकि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज चेंज हुआ तो ग्लूकोज यानी कि ग्लूको, और आइसोमराइजेशन हुआ है तो आइसोमरेज, ये है इसके एंजाइम। थर्ड स्टेप क्या आता है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन जैसे कि पहले स्टेप में हुआ था सेम ऐसे ही होगा, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा। तो इसमें क्या होगा? जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, 6 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा था पहले, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। क्या नाम है इसका? फ्रुक्टोज
1,6 बिसफॉस्फेट। और ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप की तरह ही इरिवर्सिबल है, यानी कि ये रिवर्स नहीं हो सकता है। और ये जो स्टेप है किस एंजाइम की मदद से होता है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की मदद से होता है। यहाँ पर भी एटीपी का यूज किया जा रहा हो एज एन एनर्जी मॉलिक्यूल, तो वहां पर उस एंजाइम के लिए काइनेज हम लगा देते। तो ये एक आसान तरीका है एंजाइम को याद करने के लिए। अब क्योंकि फॉस्फेट जुड़ा है तो फॉस्फो और फ्रुक्टोज चेंज हुआ है, यानी कि फ्रुक्टोज में फॉस्फेट जुड़ा है तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इस एंजाइम की मदद से ये स्टेप प्रोसीड आउट होता है। और इस एंजाइम को अच्छे से वर्क करने के लिए हमें इसमें डाइवेलेंट कैटाइन की जरूरत होती है, जैसे कि Mg2 पॉजिटिव। और क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो एनर्जी की जरूरत होगी, तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी। और हमारा जो फोर्थ स्टेप है इसमें क्या होगा कि जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था ये होगा क्लीवेज। इसका क्या होगा? क्लीवेज होगा। क्लीवेज से क्या मतलब है? ये दो कंपाउंड में टूट जाएगा। 6 कार्बन थे, अब 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन जाएंगे। पहले क्या बनेगा? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक और कौन सा कंपाउंड बनेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ये क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, तो इसका होगा क्लीवेज। क्लीवेज नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि टूटना, क्लीव होना। तो ये 2 कंपाउंड में अलग अलग हो जाएगा और फॉस्फेट अलग अलग दोनों कंपाउंड में आ जाएगा। और ये किस एंजाइम की मदद से होगा? ये होगा एल्डोलेज एंजाइम की मदद से। और कौन सा डाइवेलेंट इसमें यूज किया जाएगा? Zn2 पॉजिटिव एज ए डाइवेलेंट यूज किया जाएगा। अब अगला स्टेप है स्टेप नंबर 5, जिसमें दोबारा से आइसोमराइजेशन होगा। इस स्टेप में क्या होगा? जब हमारे 2 कंपाउंड बन गए, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा ये तो डायरेक्ट आगे रिएक्शन में चला जाएगा, लेकिन ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगा ये तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? तुरंत से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि इस रिएक्शन में दिखाया है कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया है। और किस एंजाइम की मदद से? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की मदद से। तो अब हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए। एक तो ये था और एक ये भी इसी में कन्वर्ट हो गया है। अब उसके बाद अगला स्टेप है स्टेप नंबर 6, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा। किस तरीके से? ये देखो, ये क्या है हमारा? ये है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसमें क्या होगा? ये पूरा स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, ये कार्बन CH पे OH है, CH पे OH है, लेकिन अब ये जो CHO होगा इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव आउट हो जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह पर फॉस्फेट आ जाएगा। और उसके बाद ये ऑक्सीजन सेम ऐसे ही रहेगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? यानी कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट, तो एक और ऑक्सीजन यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। तो अब इसमें क्योंकि 2 फॉस्फेट है, दोनों ही अलग अलग ग्रुप के फॉस्फेट हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिस। इस स्टेप में क्या होगा? जो हमारे NAD2 पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, यानी कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल बना लेगा। स्टेप नंबर 6 में एनर्जी मॉलिक्यूल बनेगा, NAD2 पॉजिटिव से 2 NADH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एनर्जी बन रही है और यहाँ पर क्या थी? एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 7, यानी कि जिसमें क्या होगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, जो कि अब कितने बने हैं? 2 बने, क्योंकि 2 ग्लिसरैल्डिहाइड थे, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 थे, तो 2 ही क्या बनेंगे? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। ये कितने हैं? ये 2 मॉलिक्यूल है। अब ये जो है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ये चेंज होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें चेंज होगा? ये होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये भी 2 ही मॉलिक्यूल बनाएंगे 3 कार्बन के। तो इसमें क्या हुआ है? ये जो फॉस्फेट था ये रिमूव आउट
हो गया है और इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस स्टेप में भी एनर्जी बनेगी, लेकिन इसमें एनर्जी मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, एटीपी, यानी कि एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। और स्टेप नंबर 6, 7 और 5 तीनों ही रिवर्सेबल प्रोसेस है, यानी कि इनको रिवर्सली भी बनाया जा सकता है। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में क्या होगा, जो हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो चेंज हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। सीधे सीधे क्या मतलब है, जो हमारा फॉस्फेट था, जो हमारा फॉस्फेट थर्ड नंबर पे प्रेजेंट है, वो थर्ड से जाके सेकेंड नंबर कार्बन पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर सेकेंड कार्बन ये है, तो ये सेकेंड कार्बन पे आ जाएगा। किस एंजाइम की मदद से, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की मदद से ये रिएक्शन आगे कैरी ऑन होगा। तो सिंपल इसमें क्या है कि 3 नंबर पे जो फॉस्फेट था वो सेकेंड नंबर कार्बन पे आ जाएगा। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेंगे। तो ये भी 2 कंपाउंड थे और ये भी 2 बनेंगे। अब स्टेप नंबर 9, स्टेप 9 में क्या होता है कि जो हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट था, 2-फॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज होता है। तो ये किस में चेंज हो गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो गया। किस एंजाइम की मदद से, एनोलेज एंजाइम की मदद से। और कौन सा डाइवेलेंट यूज किया जाता है, Mg2 पॉजिटिव डाइवेलेंट यूज किया जाता है। अब इस स्टेप में क्या होता है, वाटर का रिमूवल भी होता है। वाटर का रिमूवल कौन से स्टेप में होता है, स्टेप नंबर 9 में H2O यानी कि वाटर का रिमूवल होता है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10 में क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हमारा पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। और ये भी 2 कंपाउंड बने थे, और जो पायरुवेट है ये भी 2 कंपाउंड बनेंगे। तो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुवेट में सिंपली चेंज हो जाएगा। किस एंजाइम की मदद से, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मदद से, बाय द हेल्पिंग ऑफ Mg2 पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव डाइवेलेंट आयंस। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारे शुरू के 5 स्टेप होते हैं, यानी कि ग्लूकोज से लेके जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड बनता है वहां तक, इस स्टेप में क्या एनर्जी का यूज हो रहा है। देखो पहले स्टेप में एनर्जी का यूज हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है, थर्ड स्टेप में एटीपी का यूज हो रहा है। तो इसलिए इस स्टेप को हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, यानी कि प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पर कंपाउंड, और प्रिपेयर होने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसमें एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है, हम ये बोल सकते हैं। अब लास्ट के 5 स्टेप्स में, यानी कि 6 to 10 स्टेप में एनर्जी बन रही है। कहाँ कहाँ पर एनर्जी बन रही है, एक तो स्टेप 7 में बन रही है एडीपी से एटीपी, स्टेप नंबर 6 में एनएडी से एनएडीएच बन रही है, और स्टेप नंबर 10 में एडीपी से एटीपी बन रही है। तो इसीलिए ये जो लास्ट के स्टेप्स होते हैं इनको हम पे ऑफ फेज बोलते हैं, जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है। और वाटर रिमूव कहाँ हो रहा है, स्टेप नंबर 9 में वाटर रिमूव हो रहा है। तो अब हम पूरा नेट रिएक्शन बोलें ग्लाइकोलाइसिस में, तो किस तरीके से बनेगा कि हम एक ग्लूकोज, 2 एनएडी, 2 एडीपी और 2 HPO4 इसमें यूज किए गए हैं इस रिएक्शन में। और इनसे क्या बना है, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने हैं, 2 एनएडी से 2 एनएडीएच एनर्जी मॉलिक्यूल बने हैं, 2 एडीपी से 2 एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल बने हैं, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज हुए हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रिलीज हुए क्योंकि 2 फॉस्फोग्लिसरेट है तो 2 कंपाउंड है, तो हर कंपाउंड एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। तो इसे ये रिएक्शन याद रखनी जरूरी है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल एटीपी के मॉलिक्यूल कितने बने, या वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज आउट हुए, या फिर एनएडी के कितने मॉलिक्यूल रिलीज हुए। तो अगर आपको ये रिएक्शन याद रहेगी तो आसानी से आप लिख सकते हैं। और ये स्टेप्स तो याद रखने जरूरी ही है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस करें, इसी के साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें मेरे वीडियोस। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसी के साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, जितने भी बायोलॉजी के ब्रांचेज हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।